नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के लेसन नंबर 3 लेके आया। लेसन नंबर 3 क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझने से सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? चर वेरिएबल्स। अब जानते हैं कि हम वेरिएबल्स क्या होता है। वे राशियां जिनके मान सदैव निश्चित नहीं होते, उनके मान परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि चर का मतलब ही है घूमना, अर्थात ऐसे मान जिनका मान हमेशा वे राशियां जिनका मान हमेशा क्या है? बदलता रहता है। तो अगर किसी भी समीकरण में अगर हम एक्स वाई जेड जो भी है तो उसका मान अगर निकालें तो हर समीकरण में हमारा मान अलग अलग निकलता है। तो अर्थात जितने भी हमारे अक्षर हैं वह क्या हमारे हैं? चर हैं। जैसे एक्स वाई जेड, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड सभी चर राशियां हैं। अब बात करते हैं हम अचर के कांस्टेंट की, अर्थात वे राशियां जिनके मान सदैव निश्चित होते हैं, इनके मान हमेशा ही निश्चित रहते हैं। तो अगर हम संख्या की बात करें तो 1 2 3, अर्थात अगर किसी भी क्वेश्चन को हम हल करें तो अगर एक है तो एक ही रहेगा, दो है तो दो ही रहेगा, तीन है तो तीन ही रहेगा। परंतु चर में बताया गया कि कोई भी मान हम अगर आगे निकालेंगे तो हमारा जो मान है हमेशा एक्स वाई जेड का क्या है? बदलता है। अब अगला हमारी बारी आती है बीजगणितीय व्यंजक की। बीजगणितीय व्यंजक क्या है? ऐसा व्यंजक जो चर और अचर के जोड़, घटाना, गुणा और भाग से प्राप्त होता है। चर और अचर अर्थात संख्या और अक्षर से। तो x+2 हो गया, फॉर एग्जांपल 2x हो गया, x - y etc। अब बात आती है हमारी सबसे पहले समीकरण की। समीकरण क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह लगा होता है। मतलब ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें हमारा क्या है? बराबर का चिन्ह लगा होता है और जो चर राशि के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता। चर राशि के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है, क्या कहलाता है? एक समीकरण कहलाती है। तो ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह होता है और जो चर राशि के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है, एक समीकरण कहलाती है। जैसे 2x + 5 = 8 एक समीकरण है। यह x के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, यह x के केवल एक मान के लिए x = 3/2 के लिए सत्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो भी हम मान निकालेंगे x का, सिर्फ एक ही निश्चित मान जो है इसको हमारा क्या है? सत्य करेगा। तो यहाँ क्या अगर हल करें इस समीकरण को तो x = 3/2 मिल रहा है। तो यही हमारा जो 3/2 अगर यहाँ रखा जाएगा x के स्थान पे तो हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। परंतु अगर यहाँ x = 1 रख दिया जाए तो जो हमारा मान है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं होंगे। अब अगली बारी आती है हमारी रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण या रेखीय समीकरण दोनों को हम एक ही तरह कह सकते हैं, या तो इसको रैखिक समीकरण या रेखीय समीकरण भी कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है? एक होती है। घात के बारे में क्या बताया गया था बहुपद के लेसन में? जो चर की मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी घात कहलाती है, पावर कहलाती है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है? एक होती है। तो x + 5 = 8, 2x - 6 = 5 etc। यही हमारा जो है रैखिक समीकरण। अब बात आती है हमारी दो चरों में रैखिक समीकरण की। एक ax + by + c = 0 मान लिया कोई समीकरण है, जहां a b c एक वास्तविक संख्या है तथा a ≠ 0 है, b ≠ 0 के रूप का समीकरण दो चरों x और y में क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। अर्थात रैखिक समीकरण का तात्पर्य यह है कि जहां हमारी जो चर की घात जो है मैक्सिमम एक हो। तो यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो यहाँ आपका जो है यहाँ x था सिर्फ ओनली 1, यहाँ तो x और y दोनों हो जाएगा। तो अर्थात ax + by + c = 0 के रूप का जो हमारा समीकरण होगा हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax + by + c = 0 ही हमारी रैखिक समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब बात करते हैं हम रैखिक समीकरण के हल की। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मान लिया कोई ax + by + c = 0 दिया गया रैखिक समीकरण है।
तब एक क्रमिक युग्म अल्फा बीटा इस समीकरण का हल होगा यदि ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम जो है कोई समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करेंगे तो उसमें एक हमारा जो x का मान है और जो y का मान प्राप्त होगा वही हमारा रैखिक समीकरण का हल होगा, और यही x और y का मान रखने के बाद हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष दाहिने पक्ष के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम कोई समीकरण लें 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 को सरल करने के बाद x व y का वह मान जो रखने पर, तो कोई समीकरण है 4x प्लस 5y इक्वल टू 2 को सरल करने के बाद x व y का वह मान जो सरल करने पर किसके बराबर हो, 2 के। अर्थात x और y का हमारा जो मान है वह हमारा जो है रखने के बाद यहाँ बायां पक्ष किसके बराबर हो जाए, दायां पक्ष के बराबर हो जाए, तो वही और x और y का मान हमारा समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। अब बात करते हैं दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण की। तो दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण से क्या तात्पर्य हमारा है, दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को अगर एक साथ लेना है, युगपत का मतलब ही होता है जोड़ा, पेयर, युग्म। तो युगपत समीकरण क्या है, तो दो समीकरण इस प्रकार हमारे हों कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y, अर्थात हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है दो समीकरण अगर हों तो उसी को हम कहते हैं क्या, युगपत समीकरण क्या कहलाते हैं। युगपत का मतलब ही होता है युग्म अर्थात पेयर, अर्थात पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो जोड़ा मीन्स होता है ऐसे दो वस्तुएं। तो यहाँ हमारी क्या बात हो रही है, यहाँ दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण की बात हो रही है। तो यहाँ हमारे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप के दो अगर समीकरण होंगे तो वही हमारे कहलाएंगे क्या, युगपत समीकरण। अब अगली बारी आती हमारी दो युगपत समीकरणों का हल। दो युगपत समीकरणों का हल, तो एक क्रमित युग्म x y दो युगपत समीकरणों का हल कहलाता है यदि दोनों समीकरणों को, अर्थात क्या है, कोई दो समीकरण हमारे हों ax प्लस बी वाई प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y, इस प्रकार के कोई हमारे समीकरण हों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से हमारे कोई समीकरण अगर हैं तो यहाँ जो हमारा x y का दोनों मान जो मिलेगा या दोनों समीकरणों को अगर संतुष्ट करता है तो वही हमारा युगपत समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। अब बात आती है हमारी संगत युग्म, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो एक रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाता है यदि इसका एक हल संभव, अर्थात कम से कम क्या हो, एक हल हो। तो कोई रैखिक समीकरण युग्म हमारा संगत कहलाता है यदि इसका एक हल क्या हो, संभव हो, अर्थात कम से कम एक हल हो। अगला है असंगत हल, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाता है यदि इसका क्या है, कोई भी हल ना हो, अर्थात अगर दो समीकरण को हल किया जाए तो इससे हमारे कोई भी समीकरण मतलब x और y का मान कोई भी ना निकल पाए तो हमारा जो है असंगत कहलाता है। और संगत का मतलब होता है कम से कम कोई एक मान मिले, वही हमारा क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। अगली बारी आती है हमारी रैखिक समीकरण या उसके हल का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण का मतलब है कि इन दोनों समीकरणों को हमें क्या दिखाना, ग्राफ पर दिखाना। तो माना जो है कोई युगपत समीकरण युग्म है, तो युग्म का मतलब ही जोड़ा बताया गया। तो अर्थात हमारा जो है यहाँ कोई मान हो, हमारा L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा L2 जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस प्रकार का कोई समीकरण हो तो यहाँ इसका हल ग्राफी, आलेखीय निरूपण का मतलब होता है ग्राफीय निरूपण। तो जब रेखा L1 और L2 अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, अर्थात यही जो बिंदु हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है, यही जो मान मिलेगा यही हमारा x और y का क्या होगा, मान होगा। तो अर्थात जब रेखाएं L2 और
L1 और L2 एक बिंदु P पर अल्फा और बीटा पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यही अल्फा और बीटा जो है हमारा x इक्वल टू अल्फा तथा y इक्वल टू बीटा दिए गए समीकरण का क्या होता है, आद्वितीय हल होगा। अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक है वही हमारा जो है यक्ष अक्ष को अब पता है कि आप भुज कहते हैं, तो ये जो भुज का पहला बिंदु होता हुआ यक्ष अक्ष होता है, दूसरा होता क्या होता है, वाई अक्ष होता है। तो जो पहला बिंदु का निर्देशांक मिलेगा अर्थात अल्फा जो है यक्ष का मान होगा और बीटा क्या हो जाएगा, हमारा वाई का मान हो जाएगा। अब बात करें, अगर कोई जो है जब रेखाएं L1 और L2 समांतर हों अर्थात इस जो है किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करें, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करें, कोई दो समीकरण दिया गया है, इसका मान a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये रेखाएं अगर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करें अर्थात आपस में क्या हों, समांतर हों, तो समांतर रेखाओं के बारे में क्या बताया गया था कि ऐसी रेखाएं जो एक तल में स्थित हों, देख रहे हैं एक तल में स्थित हों और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका हमारा कुछ जो है, इसलिए इसका कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं होगा। अगर रेखाएं L1 और L2 समांतर हैं तब स्पष्ट रूप से यह कोई किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है हमारी, जब रेखाएं L1 और L2 समानुपाती हों। समानुपाती का मतलब होता है कि समानुपात क्या होता है आप जानते हैं, बताया गया था आपको। समानुपात वह होता है कि ऐसे दो अनुपात जो आपस में क्या हों, बराबर हों। तो यहाँ रेखाओं के समानुपाती होने का मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं क्या हो जाएं, हमारे एक हो जाएं। जैसे आपकी फिगर में देख रहे हैं कि x ओ x डैश एंड y ओ y डैश एक है, यहाँ जो है L1 और L2 रेखा दिखाई गई है। तो इसका तात्पर्य यह है कि L2 और L1 रेखाएं आपस में क्या हैं, एक हैं। L1 और L2 आपस में क्या है, समान अर्थात एक हो गई हैं। तो इसी का मतलब होता है समानुपाती या समपाती। तो अगर ऐसी कंडीशन आए कि रेखाएं L1 और L2 परस्पर क्या हो, समानुपाती हों या समपाती हों, तो इनके आलेख भी क्या होंगे, आलेख का मतलब जो ग्राफ हमारा बनेगा वो भी क्या होगा, समानुपाती होगा अर्थात एक ही बिंदु पर प्राप्त होगा। इस स्थिति में समीकरण निकाय के क्या हो, अनंत हल रखता अर्थात अनेक हल होंगे। अब बात करते हैं हम हल का आलेखी अर्थ है। हल का आलेखी अर्थ अर्थात जो है जो भी हम समीकरण युगपत समीकरण लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसके आलेखी हल का अर्थ यह है कि जब हम इसको जो है किसी ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे तो जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है, जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक है वही इसका क्या है, ज्यामितीय हल का आलेखी अर्थ है। हल का गणितीय निरूपण, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मान लिया कोई समीकरण दिया गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसका जो है कहने का तात्पर्य a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं। अर्थात कोई अगर दो समीकरण हम हल कर रहे हैं तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के जो मान हैं, अगर हमारे a1 और a1 डिवाइडेड बाई a2 तथा b2 डिवाइडेड बाई b2 ये अगर आपस में बराबर नहीं हैं तो हल जो है अद्वितीय होगा। कहने का तात्पर्य है कि x और y के अलग अलग हमारे मान प्राप्त होंगे, सिर्फ एक x का जो मान प्राप्त होगा और y का मान प्राप्त होगा, सिर्फ एक हल प्राप्त होगा। परंतु यदि a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2 अर्थात ये वास्तविक संख्याएं बताया गया, तो इनके मान अगर a1 और a2 आपस में बराबर हैं डिवाइडेड करने के बाद और b1 और b2 आपस में क्या है, बराबर है, परंतु c1 और c2 आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा अर्थात x और y के कोई भी मान प्राप्त नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन कह रही है कि अनंत हल होंगे यदि और केवल यदि।
कब अनंत हल होंगे? यदि A1 डिवाइडेड बाई A2, B1 डिवाइडेड बाई B2 तथा C1 डिवाइडेड बाई C2 अर्थात A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 आपस में क्या हों? बराबर हों, तो इसके क्या होंगे? अनंत हल होंगे। अब जो है अनंत हल होंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2। आशा करता हूं कि आपको जो है वीडियो पसंद आया। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको तब तक मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।